बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी, जैसे कि मैंने कहा था कि हम 24 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन। तो इस सेशन में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी कि हम रेफरेंसेस को निकाल लेंगे, हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, हम कंटेंट को देखेंगे और हमारे पास जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनमें हम जो है एनालिसिस करेंगे कि ये बेसिकली किस चीज़ में, ताकि आप जब भी किसी भी आपको कोई पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या ऐसे को लेकर कोई भी टॉपिक आएगा तो ये इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इससे पहले पढ़ी है और आपके पास लिखने के लिए काफ़ी कंटेंट एट दैट टाइम मौजूद हो। तो फर्स्ट जो आज आपका जो हमारा आर्टिकल है, डेट इज बेस्ड ऑन द नोटिस इन इंडिया केस ऑफ मणिपुर स्टेट। ये 24 जुलाई पाकिस्तान ऑब्जर्वर का आर्टिकल है और इसमें हम डिस्कस करते हैं चीज़ें। इसका अगर मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूं इस पूरे आर्टिकल में, उसमें बताया हुआ है कि जो मणिपुर स्टेट है उसके साथ कैसे इंडिया जो है एग्रेशन कर रहा है, उनके जो लोग हैं उनको सप्रेस्ड कर रहे हैं। वहाँ पर क्रिश्चियन जो है मिनोरिटीज ग्रुप हैं, उनका जो ट्राइब है कुकी ट्राइब, उसको जो इंडियन लेड ट्राइब है, हिंदू लेड जो ट्राइब है, मिताई ट्राइब, वो उसको कैसे मार रहे हैं, उनको सप्रेस्ड कर रहे हैं, उनको डे बाय डे जो है कमज़ोर कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की जो फ्रीडम की बात है वो ना आए। मई 2023 में ये उनकी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें 70,000 के करीब लोग जो थे वो डिस्प्लेस्ड हो गए और लाखों की तादाद में लोग इंजर्ड हुए और जख्मी भी, एंड उनको मैस किलिंग भी हुई वहाँ पर। तो इन सारे सिनेरियोज में जो यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स थे वो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में पेश किए, इंडिया को कहें कि वो फौरन वहाँ पर कल जो है रिस्टोर करें, यानी कि अमन वहाँ पर लेकर आए। कुछ सैंक्शंस की बात की गई थी। फिर 2020 में उनको 2020 में जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका जो इदारा है, उसने इंडिया को द मोस्ट डेंजर स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम कह दिया था। इसके बाद जो अब अगर करंट हम देखते हैं कि अभी मोदी का टूर होता है यूएसए में, ये सारे सिनेरियोज को देखने के बावजूद वो वहाँ पे वार्म वेलकम उसका किया जाता है, वहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, बायलेटरलिज्म वाली अप्रोचेस जो है वहाँ पर एग्जिस्ट की जाती हैं। तो रीजन यही है कि यूएसए किसी भी तौर पर इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर। हम अगला फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक देखेंगे, उसमें भी आपको ये नेशनल इंटरेस्ट जो जो उसने ऊपर अवलीन तरजीह दी है, प्रायोरिटीज दी है, उसको हम भी यहाँ पर देखेंगे। तो अभी ये सारा कुछ देखने के बाद जब अमेरिका की सपोर्ट इंडिया को मिल जाती है, उसकी गवर्नमेंट को मिल जाती है, तो वो फिर किसी किस्म की जो एक डिस्टर्बिंग सूरत हाल होती है या सैंक्शंस होती हैं या अलार्मिंग सूरत हाल होती है, उसको इस चीज़ का फियर नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि वो इंडिया को वो अपना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी मानता है, फ्रेंडशिप भी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कर्टेल करना चाह रहे हैं चाइना को और रशिया को इन द रीजन। जब तक उसका मोनोपोली एंड हेजमनी रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में रहेगी, चाइना वहां पर ही अपने आप के साथ या अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ उलझा रहेगा और वो एक सुपर पावर की जो एक रेस है उसमें वो जीत नहीं सकेगा। तो ये इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए इंडिया के पास ये एक बेटर ऑप्शन होती है कि वो हर किस्म का स्टेप, क्रूल स्टेप, खतरनाक स्टेप ले ले इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रिलीजियस वायलेशन, जो भी फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करना या अपने जो लोग हैं उनको मैस किलिंग करना। और ये उनको सूट करता है क्योंकि उनको सपोर्ट किसकी है पीछे, बैकअप है अमेरिका का फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो इस पूरे आर्टिकल में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे एंड लेट्स बिगिन। Starting from here, the northeastern Indian state of Manipur has been undergoing various types of insurgencies since its accession with India in 1949. The main focus of these insurgencies has been the restoration of previous status of the state as an independent state. The state of Manipur is surrounded by Nagaland in north, Mizoram in the south, Assam in the west, and Myanmar in the east. Let's check out its map. This is, ये न्यू दिल्ली है, कैपिटल है इंडिया का, एंड दिस इज द म्यांमार, दिस इज बांग्लादेश, हेयर इज नागालैंड एंड हेयर इज मिजोरम। सो ये जो है मणिपुर है, ठीक है, दिस इज मणिपुर। तो ये इसके आप जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस आप खुद ही जानते हो कि ये बे ऑफ बंगाल नीचे आ जाती है, इधर म्यांमार आ जाता है, ऊपर नागालैंड आ जाता है, इधर मिजोरम आ जाते हैं। तो इट्स एज एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एंड आल्सो इट इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये इसके था। In a way, all Indian states in this region have been undergoing insurgencies of decades. Despite the state of Manipur is blessed with lush green valleys and mountains, there have been internal disturbance in the state, mainly driven by central Indian government. The alienation and discrimination over the years further strengthened hatred against India and its people have been asking for freedom from Indian overtly.
The current violence and killing started in May 2023 between two main groups of the state, the Hindu-led Mitai tribe and Christian-led Kuki tribe. In this clash, hundreds of the people, mainly Christians, were killed, besides injuring thousands and displacing over 70,000. A large number of houses and churches were burned by the Hindu mobs and that enjoy the backing of Central Indian government under BJP. And elements of RSS have been the main killer of the Christians, mainly cookies. The massive killings of the Christian population by Indian security forces of RSS-led Hindu mobs invited international attention, especially the European Union. On July 13, 2023, European Parliament passed a very strong resolution demanding India to take urgent steps to restore calm in the state of Manipur. इस पूरे पैराग्राफ में जो हम डी से स्टार्ट करते हैं और मणिपुर पे खत्म करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में उसने ये बताया हुआ है कि जो 1949 के बाद की जो वहाँ पर इंसर्जेंसी हो रही है, वो रीजन यही है कि वो अपना जो 1949 से पहले वाला स्टेटस है, इंडिपेंडेंट स्टेट वाला, वो लेना चाहते हैं। इस सारे सिनेरियोस में उसमें थोड़ी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता दिया मणिपुर की, फिर उसके बाद उसने थोड़ा वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का बताया कि ग्रीनरी, रिच इन ग्रीनरी एंड माउंटेन्स वहाँ पर बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद उसने इस चीज को नोटिस किया है कि मई 2023 में जो दो ट्राइब्स की आपस में टसल हुई थी, जिसमें एक कुकी ट्राइब्स जो था लीड कर रहा था बाय क्रिश्चियंस, और मिताई ट्राइब ये लीड कर रहे थे बाय हिंदूज। तो इसको सपोर्ट थी, जो हिंदू ट्राइब था उसको सपोर्ट थे बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि न्यू दिल्ली की बीजेपी। और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो राष्ट्रीय शिवानंद सिंह की जो मेंटेलिटी है कि हमने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रिवेल करवा, हिंदुत्व वो आइडियोलॉजी है जिसमें चाहते हैं कि पूरे रीजन में सिर्फ एक रिलीजन हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई ईसाई हो, ना कोई सिख हो, ना कोई बुद्धिस्ट हो, सिर्फ एक आइडियोलॉजी हो, सिर्फ एक रिलीजन हो, दैट इज हिंदुइज्म एंड हिंदू। ये चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं और इस वजह से वो फिर उन्होंने ये जो मणिपुर है वहां पर लोगों को 70,000 के करीब लोगों को डिस्प्लेस्ड किया, मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने इंजर्ड किया और बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने मैस किलिंग की। तो इन सारे सिनेरियोस में जब यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास की, तो वहां पर से फिर थोड़ा इंडिया को रियलाइज हुआ कि नाउ वी हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम दिस इवेंट, दिस क्रूल इवेंट विच वी आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। ठीक है। फिर है ट्रेसिंग द पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्क्रिमिनेशन। वो कह रहा है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो बेस्ड इस चीज पे करती है, डिस्क्रिमिनेशन पे, परसिक्यूशन पे एंड एक्सप्लॉइटेशन पे ऑफ मैस किलिंग of the non-Hindu minorities has been a routine matter in the so-called secular state. सेकुलर स्टेट में तो ये होता है कि रिलीजन का किसी तौर पर अमल दखल नहीं होता स्टेट के अफेयर्स को लेकर। वहां पर हर कोई आजादी के साथ अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। वहां पर किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया जाता, किलिंग नहीं की जाती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसको हम सेकुलर स्टेट कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो सो का सेकुलर इंडिया का जो नैरेटिव है, वो बुरी तरह इस दफा पिटा है कि वहां पर एक मणिपुर को लेकर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा है, सेकेंडली कश्मीर को, थर्ड जो सिखों वाली है वो राइट्स जो है उनकी, खालिस्तान वाली तहरीक, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा वहां पर ग्रोस लेवल पर वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की। और सेकुलर का जो उनका नैरेटिव था वो इस दफा पूरी तरह वो हिट हुआ है। ठीक है। तो कहना है कि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है, डिस्क्रिमिनेशन पे, तजादात पर, यानी कि बाइफर्केशन पर, परसिक्यूशन पे, एक्सप्लोइटेशन पे, ऑफ मैस किलिंग पे, यानी कि वो बहुत लेवल पे जो है ना, एक मोब अटैक होते हैं, वो लोगों को मारते हैं और सप्रेस करते हैं जो वहां पर नॉन हिंदूज हैं यानी कि मिनोरिटीज हैं। All these despotic acts of India are well documented and known to everyone in India and at global level। कह रहे इस तरह के जो हादसात है ना, या जो इवेंट्स है, या जो उसका फेस है, वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी दुनिया को पता चल गया है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग विद देयर मिनोरिटीज। The media and human rights organizations have documented all these Indian activities and have been highlighting them in the reports covertly as being overtly besides where it is in India. Yes, overtly besides current resolution of European Union, United States Commission for International Religious Freedom in its annual report, those have been declared India as the most dangerous country for religious minorities। ये रेफरेंसेस होते हैं, ये आपने रेफरेंसेस देखने हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने 2020 में जो इंडिया को था डिक्लेयर कर दिया गया था द मोस्ट डेंजरस स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस मिनोरिटीज। यानी कि उसमें तीन मिनोरिटीज का आप जिक्र कर लोगे, नंबर वन मुस्लिम, सेकंड हिंदू, सेकंड क्रिश्चियंस, थर्ड सिख। ये तीन मिनोरिटीज वहां पर बहुत ज्यादा इस टाइम डिस्टर्बिंग सूरत से गुजर रही हैं।
The commission also recommended USA to designate India as a country of particular concern. CPC ये होता है कि जहां पर एक स्टेट और गवर्नमेंट आपस में मिलकर जो है ना लोगों पे या कुछ ग्रुप्स पे एथनिक वायलेंस पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट पे या मिनोरिटीज के साथ इस तरह के वायलेंस करते हैं कि वहां पर उनका रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. CPC countries are the ones where the states and the government engage themselves in targeting the minorities. Okay, वही बात है. Through religious victimization and severe violation of religious freedom कि वहाँ पर उनको मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती है. वहाँ पर जो ये कंसर्न्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर, यानी कि जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बन जाते हैं वो वहाँ पर रिलीजन को बहुत ज़्यादा हिट किया जाता है. जो अदर रिलीजन होते हैं जो मिनोरिटीज में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बिंग या अलार्मिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ता है. The same commission also demanded US government and the State Department to place India as a special watch list. यानी कि जब आप स्पेशल वॉच लिस्ट पे आ जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि एक चीज मॉनिटर होती है कि वहां पर वायलेशन रिलीजियस फ्रीडम तो नहीं हो रही है, तो अगर हो रही होते हैं तो फिर मतलब कि वो इन्वॉल्व है इस चीज में, ठीक है, वो स्पेशल वॉच लिस्ट में फिर वो आ जाते हैं. दिस इज अनदर रेफरेंस. दस नीड टू बी पुट अंडर इकोनॉमिक, उनका भी जो स्पेशल वॉच लिस्ट में उनकी किस किस चीज को मॉनिटर किया जाता है, इकोनॉमिक को, financial sections को, including ban on visas and travel abroad on key person involved in violation. लेट्स सपोज कि अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की वायलेशन होती है तो वो फिर स्पेशल वॉच लिस्ट में जब कंट्री आ जाती है तो वो जो ग्रुप है जो वायलेशन कर रहा होता है उस पे भी इकोनॉमिक सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन, वीजा सैंक्शन और उन पे प्रॉपर एक कहने की आई होती है जिसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं. The US Department, the President, and its powerful Congress ignored this report as well. Thousands of such reports, Washington and has its political, economic, and strategic interest with New Delhi. अब वो इस चीज को अब वो हिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो तो गई हैं लेकिन अब जो ये सारी रिपोर्ट्स के बावजूद जो है जो यूएस है उसको अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है न्यू दिल्ली के साथ, जिसकी वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इंडिया में किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या रिलीजियस वायलेशन भी हो रही है. Indeed, international power centers have not paid attention towards massive human rights violation and Indian oppression against minorities. So there is a dual face of international human rights. कि वो अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो या वहाँ पर किसी किस्म की एक्टिविटी हो तो वो फौरन आ जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया में इस तरह का स्टेप हो तो वो कैसे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि नो, वी हैव नो इंटरेस्ट विद सच टाइप ऑफ एक्ट्स. ठीक है. इंडिया minorities. Indeed, they are not doing so deliberately since the Western world have been stakes in Indian ranging from economic to strategic. India gets similar concession from all other Western states, Russia and even Muslim states of OIC. वो कह रहे हैं कि ना रशिया ने इस चीज को बहादुर किया ना मुस्लिम स्टेट्स ने बहादुर किया. क्यों? क्योंकि इन सब के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया को लेकर. वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो हर एंगल के पर्सपेक्टिव को लेकर इस चीज को वो इंडिया थोड़ा मस्तियां करना स्टार्ट कर देता है. Regretfully, the Muslim states of OIC are rapidly coming closer to India for their petty interest, despite India's alienating, persecuting, and killing the Muslims of an official policy. वही बात है कि मुसलमान की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये कंट्रीज जो हैं ये वहां पर आ रही हैं इंडिया में अपने जो है अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं. एंड वन चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इन फॉरेन पॉलिसी, दैट इज दे यू हैव नो एनी परमानेंट एनिमी, यू हैव नो एनी परमानेंट फ्रेंड, बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. जब परमानेंट इंटरेस्ट आपके आ जाते हैं किसी भी कंट्री के साथ, वहां पर फिर आप अपनी किसी चीज को वो जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको खत्म कर कर आप अपने परमानेंट इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वहां पर अपनी पोजीशन वाजे कर देते हैं. India is depriving Muslims of their basic rights, Indian nationality, the right of their ancestral होता है अबाई लैंड, जो उनकी अपनी लैंड हो यानी कि जहाँ पर वो रहते हो कदीम दौर से. इन इंडिया ऑल मिनोरिटीज आर बीन एक्सप्लॉइटेड, उनका इस्तेसाल हो रहा है. सिख कंट्रीब्यूट किए वहाँ पर, अब उन्होंने पॉपुलेशन को बता दिया कि यहाँ पर कितने वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो इंडियन है, सॉरी जो सिख हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1.8% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन. एंड उसके अलावा क्रिश्चियंस जो हैं ये करते हैं 3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. और इक्वली डिस्क्रिमिनेटिंग ह्यूमिलेटिंग इंडिया, मतलब कि जो इंडियन में सिख हैं और जो क्रिश्चियन है 1.8 और 3% इनकी प्रॉपर वहां पर वायलेशन हो रही है और वहां पर किसी को फर्क नहीं पड़ता. In their statements, many members of European Parliament condemned many in their statement many members of the
European Parliament condemned India for its discriminatory treatment of minorities. They said while India officials often like to boast that the country is the world's largest democracy, intolerance and violence against religious minorities paint a different picture. कह रहे हैं इंडिया अपने आप को क्लेम तो करता है कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर जो राइजिंग इंटॉलरेंस है और वायलेंस हो रही है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की या रिलीजियस मिनोरिटीज की, वो एक अलग तस्वीर दे रही है। कि वो ये नहीं कह रहा कि इंडिया एक बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए कि वहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस हो, वहाँ पर वायलेंस ना हो। लेकिन वो कह रहा है कि यह तस्वीर ही और फिर दूसरी पिक्चर शो अप हो रही है। दे बिलीव दैट वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन मणिपुर एंड एल्सवेयर इन इंडिया आर नॉट आइसोलेटेड incident but well planned, even backed by government. They clearly stated that European Union should not close its eyes to the happening in India against Christian. Indeed, all minorities could have saved from mistreatment and alienation of Indian government had international community been fair and alive of the decades of happening so-called Indian state. वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो यूरोपियन यूनियन है या यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। वहां पर अगर एथनिक वायलेंस हो रहा है या रिलीजियस वायलेंस हो रहा है या मिनोरिटीज के साथ वहां पर वायलेंस हो रहा है, तो दे शुड कंडेम ऑल सच एक्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन सब जब हम इस पूरे एक आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें जब एनालिसिस करेंगे तो हम इसको दो तीन शेप में करेंगे एनालिसिस। पहले शेप होगा कि डेमोक्रेसी कैसे रिट्रीट हो रही है, कि डेमोक्रेसी कैसे स्टेप बैक ले रही है ड्यू टू राइज ऑफ इंटॉलरेंस एंड राइज ऑफ रिलीजियस बाइफर्केशन या रिलीजियस वायलेंस जो है उसकी वजह से डेमोक्रेसी कैसे स्टेप बैक ले रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द मेजोरिटी, यानी कि रूल करती है मेजोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे रीजन में अगर आप देख लो, पाकिस्तान में देख लो, अफगानिस्तान में देख लें, आप उसमें देख लें, इंडिया में देख लें, तो वहाँ पर मिनोरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। इवन कि इन केस ऑफ पाकिस्तान अभी आप देख लोगे तो जहाँ पर भी ये जो सियालकोट का इंसिडेंट हुआ था, जो श्रीलंका का जो था मैनेजर था आई थिंक, सो उसकी आप देख लो कि उसको कैसे मार दिया गया और मॉब किलिंग के तौर पर। और इस तरह के और भी बहुत ज्यादा इवेंट्स पाकिस्तान में विटनेस किए गए हैं। इसी तरह आप इंडिया में देख लो कि इंडिया में मणिपुर जो है, ये आपके पास एक केस स्टडी आ गया कि वहाँ पर कैसे जो क्रिश्चियन ट्राइब है, जो कुकीज ट्राइब है, उसको कैसे हिट किया गया बाय मितई ट्राइब, जो इंडियन हिंदू लेड ट्राइब है, मिताई मिताई ट्राइब। उसने कहते हिट किया और 70,000 के लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो गए। एक ये सिनेरियो आपके पास आ जाता है। सेकंड सिनेरियो जो आता है वो ये है कि हम अपने जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो कैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और इस चीज को लेकर फिर फ्यूचर क्या होगा। वो जो अब ऐसे आ सकता है वॉर एंड पीस पे, क्या अगली जो जंग है वो मजहब पे हो सकती है, इस चीज को भी हम इस केस स्टडी से ले सकते हैं। फिर हमने अपने पूरे रीजन की एग्जांपल देनी है कि कैसे एक पूरा रीजन जो है इस टाइम रिलीजियस वे में या मिनोरिटीज को लेकर कितना डिस्टर्ब है। उसमें अफगानिस्तान में बात कर लोगे कि अफगानिस्तान जब अफगान रूलर्स आए हैं, तालिबान का जो आए हैं, तो गवर्नमेंट आई है, तो उसके बाद से भी वहाँ पर जो मिनोरिटीज रह रही थी उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। इस तरह इंडिया में कश्मीर को देख लो, आप खालिस्तान को देख लो, और ये मणिपुर को देख लो, वहां पर लोगों के साथ जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है कि उनको शहीद कर दिया जाता है, उनके जो होली प्लेसेस हैं उनको जला दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। जिसमें बाबरी मस्जिद जो थी वो भी एक केस स्टडी है। अभी मणिपुर में चर्चिस वाला इंसिडेंट है, ये अनदर केस स्टडी है। और इसके अलावा जो कश्मीर में हो रहा है, जो आर्टिकल 370 एंड 35A को उन्होंने खत्म कर दिया, तो ये भी बेसिकली एक ग्रोस लेवल पर वायलेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स की। इसके अलावा पाकिस्तान में जब आप देखते हो तो पाकिस्तान में भी इस टाइम ह्यूमन राइट्स को लेकर या रिलीजियस फ्रीडम को लेकर इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तो अच्छी है, लेकिन वो सूटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। हम उसको एज अ वो नहीं कह सकते हैं कि ये एक डिजायरिंग स्टेटस है। यहाँ पर भी हम ऑलरेडी मैं बताया कि सियालकोट का इंसिडेंट आपके सामने है। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी में जो हो रहे हैं, जो एक लड़के को निहाल आई थिंक नाम था उसका, what was his name, I don't know right, it is not coming my mind now। तो उसको भी उन्होंने ब्लास्फेमी के केस में मार दिया था कि इसने जो है नाउजुबिल्लाह बेहुरमती की है।
तो ब्लास्फेमी के केसेस को लेकर भी पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत है। और इन चीज़ को बजाय इसके कि हम लॉ के ज़रिए सोल्व करें, अवाम जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लेती हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो फिर इसके अलावा और भी बड़े एलिमेंट्स हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें कि उनकी अपनी एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पूरे रीजन की हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री की वजह से ये जो कंट्रीज हैं वो फिर डिस्टर्ब रहती हैं, इंटरनल जो मैटर्स हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, और जिसकी वजह से इकोनॉमी हिट किया होती है बैक। सो दिस वाज अबाउट टुडेज आर्टिकल, minorities in India केस ऑफ मणिपुर स्टेट। हम इसको एक नेक्स्ट आर्टिकल है फॉरेन पॉलिसी, इसको भी हम देख लेते हैं। वी हैव 4 मिनट्स एंड ये सिंपल सा ही है। Foreign policy of Pakistan has undergone many changes and reforms during the last 75 years, but ironically, it still leaves a lot to be desired because it has mostly been disastrous for the country and has even proved to be a negative influence on the region of South Asia. Since the birth of the country in 1947, our policy planners have endeavored to craft a foreign policy that seeks to promote the international recognized norms and interstate relations that are respect for sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in the internal affairs of the state, and non-aggression and peaceful settlement of dispute. The three basic objectives of a foreign policy are also supposed to be national security, territorial integrity, and political sovereignty of the country. The foreign policy has always been focused on strategic national interest issues that about the ensuring the survival of the state. सेम हेयर, इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उसको अचीव करने में नाकाम रहा है। वो उसने थोड़े प्रिंसिपल बताए हैं, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी होता है, टेरिटोरी इंटेग्रिटी होता है, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स होता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पीसफुल वे होता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसमें एंटर नहीं हो पा रहा। द पॉलिसी फेल्ड मिजरेबली टू इंश्योर द टेरिटोरी इंटेग्रिटी। यहाँ पे उसने केस स्टडी बता दिया कि हम टेरिटोरी इंटेग्रिटी को सेफ नहीं कर सके। रीज़न क्या थी? क्योंकि हमने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको लूज कर दिया। विद द सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वही था। दी कंट्री फॉरेन पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रीज को नेशनल इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करी होती है। और यहाँ पर एक चीज़ वही बात है कि ना परमानेंट एनिमी होते हैं ना परमानेंट फ्रेंड होते हैं, बस परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं फोकस करते हैं। द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव नीड टू बी in line with the resources available with the state. Ironically, the frequent reform foreign policy Pakistan ignored the basic guiding principle of foreign। हमने अपनी जो बेसिक गाइडिंग पॉलिसी फॉर्मेशन है ना उसकी हमने लूज कर दिया। द फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय स्ट्रेस और फिजिकल सिक्योरिटी। हमने जो है ना वेपनाइजेशन पे, फिजिकल सिक्योरिटी पे फोकस किया रेदर देन कि हम अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर फोकस हम करते हैं। Since 1947, the foreign policy has revolved around its neighbors like India, अफगान। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी नेबरिंग पे ही एग्जिस्ट करती रह रही है, चाहे वो इंडिया को लेकर है, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर है, चाहे वो चाइना को लेकर है। हमने इसी तरह में सीटो साइन किया, सीटो साइन किया, सेंटो एन आता है यहाँ पे, सेंटो साइन किया, ठीक है, 1954 एंड 1955 में। फिर हमने यूएसएसआर के लिए अपने जो एक स्पाई था जहाज वो यहाँ से भेजा था, जो U2 प्लेन क्राइसिस का इवेंट था। इवन हमने इन सारी सूरत हाल में जो एक ये था ना, हैव बीन कॉपी टू मुस्लिम वर्ल्ड पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड वेरी लिटिल। हमने सारी कोशिश में ना मुस्लिम स्टेट्स को ज्वाइन किया और ना ही यूरोपीय यूनियन की जो स्टेट्स हैं हमने वहाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप किया, और हमने उनको इग्नोर ही कर दिया। रीज़न यही थी कि हम जो थे उस चीज़ को लेकर चल रहे थे कि हम किसी तरीके से हमारा जो इशू है कश्मीर को लेकर फ्रॉम इंडियन एंड द डिजास्टर पॉलिसी रिजल्टिंग इन ऑपरेशन जिब्राल्टर। वो ही है ऑपरेशन जिब्राल्टर 1964 में स्टार्ट हुआ था, जो फेल हो गया था, जिसकी वजह से 1965 की वार हुई थी। फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ था, और ये कारगिल वार 1999 में हुआ था। तो ये कुछ उसने हिस्ट्री बताई हुई है कि कैसे हमने सीटो सेंटो फिर ये सारी चीज़ें हमने साइन की थी। अगेन द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान हैज़ बीन रेदर रिएक्शनरी। यहाँ पर उसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बता दिया कि अफगानिस्तान को लेकर हम कितने रिएक्शनरी हैं, पोसेसिव हैं। हम ये कहते हैं कि हमने ये सारे तालिबान जो थे मैन मेड थे, पाकिस्तान मेड थे, वो अगेंस्ट हमारी हो गए दोबारा। 1979 से 89 तक हमने उनके साथ मिलकर वार लड़ी, यूएसएसआर को भगाया। फिर 1999 में जब उनकी गवर्नमेंट आ गई, उनके 2001 में जब वार ऑन टेरर हुआ वो चले गए, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, फिर 2021 में अब दूसरी तालिबान आ गई हैं। तो ये सारी पॉलिसीज हमारी अपने गले पड़ गई हैं, कैसे हमने तालिबान या उनके साथ उस तरह का बिहेव नहीं किया, हमने उनके इंटरनल मैटर्स में वो इंटरवेंशन किया है। तो ये थोड़ी फॉरेन पॉलिसी है, इसको लेकर ये